हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी-सेंट्रिक। सो दोस्तों, इन द IIT's माइंडसेट सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं गेट इंस्ट्रूमेंटेशन 2019 के क्वेश्चन के बारे में। सो लेट अस सी द क्वेश्चन। सो ये सवाल आपके सामने पेश है। सो मुझे उम्मीद है कि आप में से सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं उनमें से कुछ 2023 के क्वेश्चंस को अगर आप ऑब्जर्व करें तो दो सवालों को अगर आप मिला दें, दो अलग अलग सवालों को अगर मिला दें, देन दिस क्वेश्चन विल बी फॉर्म्ड। ओके, तो वो दो कौन कौन से सवाल हैं ये आप खुद सोचिएगा, अदरवाइज आपको कोई ज़रूरत नहीं है उन दो सवालों के बारे में इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सोचने के लिए। ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू एंड आप सभी को इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए। सो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि आप सभी लोग इसको सॉल्व कर ही लेंगे। सो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं आप सभी ने जिन्होंने सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को उन सभी का आंसर कितना सही है कितना गलत है। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले बात करें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल xn, यहाँ पर हमको दिया गया है। सो जो सिग्नल हमें दिया है दैट इज फेजर सिग्नल है ना, यहाँ पर जो सिग्नल है वो फेजर सिग्नल्स को मिलके बना है। xn इज इक्वल टू e⁻j 5π/3 n प्लस e⁻j π/4 n। ये एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दिया गया, ठीक है। इज डाउन सैम्पल्ड टू द सिग्नल xdn। एक ये बोल रहे हैं कि ये सिग्नल xn है, इसे डाउन सैम्पल्ड किया गया किस तरीके से, सच दैट xdn इज इक्वल टू x4n। यानी कि एक नया सिग्नल बनाया गया जिसका नाम है xdn, डाउन सैम्पल्ड प्रोसेस से, और वो सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल xn से इस तरीके से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? xn बिकम्स x4n, ठीक है। अब ये जानना चाहते हैं द फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ द डाउन सैम्पल्ड सिग्नल xdn इज। हमें यहाँ पर इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो कोई बहुत डिफिकल्ट सवाल ये नहीं है ना। दो अलग अलग अप्रोच से हम इसको हैंडल कर सकते हैं इजीली। सो आई मस्ट से ये भी एक तरीके का बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फंडामेंटल टाइम पीरियड कैलकुलेट करना समझ में आता है देन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं गाइज इसके अंदर। पहला, टाइम स्केलिंग हमको समझ में आनी चाहिए। ओके, यानी कि जब हम सिग्नल को टाइम स्केल करते हैं तो क्या होता है वो हमको समझ में आना चाहिए। दूसरा, हम जब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को जोड़ते हैं तो उनका ओवरऑल टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है और हम ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पीरियोडिक है या नहीं है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं तो इजीली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। चलिए, तो मैं खैर बिना समय गंवाए इसको सॉल्व करता हूँ आपके लिए। सबसे पहले हम एक बेसिक जो फंडामेंटल अप्रोच हो सकती है पहले हम उसी से ट्राई करते हैं। तो गाइज, जैसा आप देख रहे हैं क्वेश्चन xn यहाँ पर है तो ये सिग्नल है। अच्छा, आप मुझे बताइए अगर x4n होगा तो क्या होगा। एज यूजुअल n को हम जहाँ भी हम n देख रहे हैं सैम्पल्स में वहाँ पर हम n को 4n लिख देंगे। लाइक यहाँ पर n दिख रहा है तो कर देंगे 4n, यहाँ पर भी n दिख रहा है तो इसको भी क्या लिख देंगे 4n। लेट अस राइट। तो मैं अब सीधा ना xdn लिखता हूँ आपके सामने। क्या आएगा xdn, देखिए क्या हम बोल सकते हैं xdn इज सिंपली नथिंग दैट इज x4n। तो मुझे n जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ वहाँ जादू कर दिया जाएगा। 5π/3 n जहाँ दिखा, जैसे ही n दिखेगा, जैसे ही n दिख जाएगा आप 4n कर देंगे। ये हो गया। ऑलराइट, तो क्या हमारे पास एक फेजर सिग्नल ये है और एक फेजर सिग्नल ये है। दो फेजर सिग्नल्स हैं, दोनों के इंडिविजुअल टाइम पीरियड्स निकालेंगे अगर वो पीरियोडिक है तो। हालांकि यहाँ पर क्योंकि सवाल सीधा पीरियोडिक, उन्होंने पहले से बोल रखा है भैया कि आप टाइम पीरियड निकालो, सिर्फ पीरियोडिक तो है ये। ओके, तो हम सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे, इनके इंडिविजुअल टाइम पीरियड्स निकालेंगे और इंडिविजुअल टाइम पीरियड्स के बाद आप डायरेक्टली इनमें क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेके फाइनल टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। करेक्ट है, ये बात सच है बिल्कुल। क्या हम एक चीज़ और जानते हैं, जब भी हम बात करते हैं गाइज फेजर सिग्नल्स की या साइनोसोडल सिग्नल्स की, तो ऐसी स्थिति में आप चाहें तो जो मेथड होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को प्रोसेस करने का, उसमें आप एक टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं n1, फिर n2 कैलकुलेट करते हैं, फिर आप दोनों का
एलसीएम लेंगे तो फाइनल एन मिल जाता है। लेकिन हम चाहें तो फेजर्स में और साइनोसॉइडल सिग्नल्स में हम इनके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज यानी कि इसका ओमेगा 1 निकाल लेते हैं, इसका ओमेगा 2 निकाल लेते हैं और उन ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बेसिस पर हम ओमेगा नॉट निकाल लेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से फंडामेंटल टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो मैं डायरेक्टली यहाँ से आप ओमेगा 1 ओमेगा 2 से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। ध्यान दीजिए सभी लोग। तो सबसे पहले अगर आप इस सिग्नल को देखें तो इसका ओमेगा 1 कितना, इसका ओमेगा 1 हो गया, ये 4 का मल्टीप्लाई भी हो गया ना इसमें, तो कितना हो गया 20 π/3। ये फर्स्ट सिग्नल का ओमेगा 1 आ गया। दूसरे सिग्नल का ओमेगा 2 आ गया यहाँ से, दैट इज 4 का मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 π/4, तो पाई से 4 से 4 कट पिट गया है ना, तो सिर्फ क्या बच गया ये पाई। इसको मैं चाहूँ तो अपनी सुविधा के लिए π/1 लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी सिग्नल के अंदर बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं लाइक ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो जो फाइनल ओमेगा नॉट हम लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं गाइस, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल, मेंटल नहीं है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किस तरीके से लिखी जाती है, ऐसे एक लाइन खींच देते हैं और न्यूमरेटर में लिखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स। किसके न्यूमरेटर, अरे भाई ओमेगा 1 ओमेगा 2 के न्यूमरेटर्स, यस, ऑल न्यूमरेटर्स अपॉन लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला क्लास में डिटेल में डिस्कस हो चुका है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये याद होगा, अच्छी तरीके से याद होगा। सो गाइज सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए न्यूमरेटर में क्या क्या दिया है, 20 पाई, यहाँ पर पाई। ओके, तो हम HCF किसका लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गाइज, 20 पाई कॉमा पाई का, बिल्कुल सही। और जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम लिखा जाएगा किसका, एलसीएम ऑफ, बोलिए 3, यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 और यहाँ पर डिनोमिनेटर 1, तो 3,1 का एलसीएम और 20 पाई कॉमा पाई का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो हमारे पास आएगा यहाँ से ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू, अच्छा 20 पाई और पाई में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, पाई ही तो है, यस। अभी HCM LCM नहीं सिखाऊंगा मैं, है ना, ये ध्यान रखो। एलसीएम ऑफ 3,1 इज व्हाट, 3, सिंपल 3 × 1, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू हमको मिल गई, बताइए π/3। खुशी की बात है, इससे बड़ी उपलब्धि क्या ही हो सकती है, मतलब ऐसे समझ लो आप, है ना। ओमेगा नॉट मिल गया। अब हमको एक्चुअली ओमेगा नॉट नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, फंडामेंटल टाइम पीरियड चाहिए। तो हमें जो XDN सिग्नल है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्मॉल r × 2 π/ओमेगा नॉट। क्या ये सभी को याद होगा, बिल्कुल। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर नोन है तो फंडामेंटल टाइम पीरियड ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो करते आ रहे हैं। अच्छा R क्या है भाई, R मिनिमम पॉसिबल इंटीजर, इंटीजर की सबसे छोटी वो वैल्यू सच दैट कैपिटल N इज इंटीजर, कैपिटल N मस्ट बी इंटीजर, यानी कि स्मॉल r हम एक ऐसी मिनिमम पॉसिबल इंटीजर वैल्यू रखेंगे जिससे कि कैपिटल N की वैल्यू क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए। ओके, तो देखिए, तो यहां से हमने डायरेक्टली लिख दिया इसको N = R, R को भी R रख दो, 2 π/ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट कितना बोलो, π/3, पाई ने पाई को निपटा दिया, 3 उचक के ऊपर पहुंच गया, तो ये हो गया N = R × 6। अच्छा R की वैल्यू कितनी यहाँ पर सही रहेगी, मिनिमम वैल्यू रखनी है भाई, N इंटीजर हो जाए, तो R मिनिमम वैल्यू 1 रख लेते हैं। R मिनिमम इंटीजर है, लिख लो R के बारे में चाहो तो, इज अ मिनिमम पॉसिबल इंटीजर सच दैट कैपिटल N बिकम्स इंटीजर, तो मिनिमम पॉसिबल इंटीजर R मस्ट बी टेकन एज 1। सो गाइज कैपिटल N की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, फंडामेंटल टाइम पीरियड N इज इक्वल टू 6। दिस इज द आंसर, ये आंसर हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। इसको नोट कर लें आप लोग, सभी लोग, पहले आप इतना सेक्शन नोट करें। ये मैंने बिल्कुल फंडामेंटल अप्रोच क्या हो सकती है किसी स्टूडेंट की, यानी कि सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा मेथड हिट करेगा,
वो ये मेथड यहाँ पर है। ध्यान से आप इस पूरे को नोट कर लें, यहाँ तक लिख लिया, ब्लू लाइन तक यहाँ तक लिख लिया सभी ने, ये नोट कर लें आप मेथड। हालांकि थ्योरी में बहुत प्रॉपर और सिस्टमैटिक मैंने डिस्कस किया हुआ है, बट आफ्टर ऑल आप यहाँ से बिल्कुल उसको समझ लें। लिख लिया है सभी ने, आगे बढ़ना चाहिए मुझे। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको एक अच्छा सा मेथड भी बताता हूँ। अच्छा इन द सेंस कि जिनकी प्रैक्टिस थोड़ी ठीक होती है, ऑब्जर्वेशंस उनके थोड़े से जो सामान्य स्टूडेंट हैं उससे अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। अब एक सेंसफुल तरीके से अगर हम इस सवाल को सॉल्व करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना समय इसमें देना थोड़ा सा फिट नहीं बैठ रहा, कुछ और तरीका सोचते हैं। जरा ध्यान दीजिए इस सवाल को, अगर आप ध्यान से देखें तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हमको ये एक्सएन दिया गया है, करेक्ट। इसकी कंपैरिजन में अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो सिग्नल XDN है और ये जो X4n से मिलके बना है, यानी कि जो XN सिग्नल है उसको अगर हम टाइम स्केलिंग कर दें विथ स्केलिंग फैक्टर 4 तो XDN आता है, करेक्ट, बिल्कुल। अच्छा 4 जो है स्केलिंग फैक्टर वो लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो आप बोलेंगे सर ये ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये फैक्टर ग्रेटर देन 1 है तो क्या सिग्नल कंप्रेस होगा, नंबर ऑफ सैंपल्स कंप्रेस हो जाएंगे, बिल्कुल है ना, सैंपल डाउन हो रहा है, ऑलराइट। नंबर ऑफ सैंपल्स क्या होंगे, कम होंगे। अच्छा नंबर ऑफ सैंपल्स कम होंगे तो इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, बिल्कुल, यानी कि कम समय में ही ये अपने आप को रिपीट कर रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना एक एक बात मेरी, तभी ये मेथड 2 समझ में आएगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर टाइम पीरियड इनका घट गया होगा, यानी कि 4 टाइम घट गया होगा, तो सीधी सी बात है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी XN की कंपैरिजन में, मैं अगर XN की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल लूं तो XN की कंपैरिजन में इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हो जाएगी 4 टाइम्स। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या कर सकते हैं, मेथड 2 में ध्यान समझिए, मेथड 2 में फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, सी मेथड 2, सबसे पहले गाइज यहां पर हम लोग XN सिग्नल का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। और XN का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगा उसको आप 4 टाइम्स कर देंगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ XDN आ जाएगा। और XDN फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता है तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, करेक्ट। चलिए देखते हैं क्या होता है, e⁻j5/3। तो यहाँ पर हम सीधे XN को लिख ही देते हैं डायरेक्ट, फालतू इसको बार बार लिखने का कोई सेंस नहीं है। ध्यान दीजिए क्या हम डायरेक्टली यहाँ से ऐसे लिख देते हैं ω1। अब मैं ये सब कुछ किसके लिए लिख रहा हूँ गाइस, XN के लिए, तो ω1 डैश लिख लो इसको, है ना, वहाँ से कंफ्यूज मत होना। मेथड 1 में हम अलग बात कर रहे थे, यहाँ पर अलग बात कर रहे हैं। 5π/3 ω2 डैश π/4। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट ω0 लिखें तो कैसे लिखा जाएगा, अभी जैसे मैंने लिखा बिल्कुल वैसे लिखा जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल न्यूमरेटर। अब मैं ऑल न्यूमरेटर वगैरह ये पूरी है ना कहानी नहीं लिखने वाला, मैं सीधा यहाँ पे लिखूंगा क्या, न्यूमरेटर्स को डायरेक्ट, HCF ऑफ व्हाट 5π/π एंड LCM ऑफ ऑल डिनोमिनेटर 3,4। यहाँ तक की कहानी सभी को समझ में आना जरूरी है, मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ में आ भी रही होगी, है ना, सही बात है। चलिए तो 5π/π, व्हाट अबाउट दिस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है इन दोनों का, पाई। देखो HCF वगैरह लेना आपको थोड़ा सा बेसिक मैथ्स प्रैक्टिस करनी चाहिए, ओके। जहाँ थोड़ा सा अगर आप इफ़ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, है ना, आई एम नॉट सेइंग यू आर कंफ्यूज्ड, आई एम सेइंग कि अगर आप कंफ्यूज होते हैं इन सब चीज़ों में, LCM HCF है, तो ये बेसिक फंडामेंटल अप्रोच है, कहीं से भी आप पढ़ के थोड़ा थोड़ा इनको इम्प्रूव करते रहेगा। बेसिक मैथमेटिक्स की जो बुक आती हैं एप्टीट्यूड वगैरह की, वहाँ पर भी बहुत अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को समझाया जाता है। अब मैं यहाँ पे ये सिखाऊंगा तो थोड़ा सा आपको भी इररिलेवेंट लगेगा। सो LCM ऑफ 3,4 इज व्हाट 12। तो ये हमारे पास आ चुका है ω0, करेक्ट। अगर हम यहीं से डायरेक्ट कैपिटल N निकाल लें तब भी वो चलेगा। जैसे मान लीजिए मैं इस सिग्नल का XN का कैपिटल N ऑफ XN कैलकुलेट कर लेता हूँ, कितना आएगा, वही तरीका होता है R इंटू 2π अगर कुछ लिखे थे ना, R इंटू 2π/ω0 डैश लिखा है ना, चलो डैश लिख लो, ω0 डैश, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कैपिटल N ऑफ XN कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे R इंटू 2π/ω0
π/12, तो ये आ गया भाई साहब 24। अब आप जानते हैं कि ये सिग्नल x4n है, तो ये जो टाइम पीरियड है उसकी कंपैरिजन में स्केलिंग हो चुकी है ग्रेटर देन 1 की, तो सिग्नल 4 टाइम कंप्रेस्ड हो जाएगा। यानी कि जो नया सिग्नल आएगा गाइस, वो नया सिग्नल का जो टाइम पीरियड है वो होगा 24/4, यानी कि दिस इज 6, करेक्ट। या फिर आप यहां से ओमेगा नॉट डैश निकाल लें, फिर यहां से हम डायरेक्ट ओमेगा नॉट अगर निकालेंगे तो ये जो ओमेगा नॉट होगा, मतलब अगर इस मेथड पर नहीं जाना, यहां से अगर हम ओमेगा नॉट डैश समझ चुके हैं, तो गाइस अगर ये सिग्नल x4n हो चुका है, यानी कि इसकी विड्थ जो है वो 4 गुनी कम हो चुकी है, इसका मतलब है कि इसका जो ओमेगा नॉट होगा या जो इसका रिपीटिंग साइकिल होगा, अरे फ्रीक्वेंसी क्या है, रिपीटिंग साइकिल्स, जो इसकी रिपीटिंग साइकिल होंगी वो 4 टाइम्स बढ़ चुकी होंगी, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, π/3, यही तो आया है, करेक्ट है। तो मेथड 2 भी कुछ बहुत अलग चीज़ नहीं है, बट जिनको फंडामेंटल क्लियरिटी है वो थोड़ा सा समय अपना बचा सकते हैं मेथड 2 के थ्रू। अदरवाइज मेथड 1 से भी अगर आप करते हैं देन स्टिल इट इज़ एब्सोल्युटली ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के थ्रू जो कॉन्सेप्ट हमने रिवीजन करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, वो आप सभी तक पहुंचा होगा। सो दोस्तों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द गेट इंस्ट्रूमेंटेशन 2019। सो एक छोटी सी घोषणा आप सभी के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं Gcentric एप्लीकेशन पर सिग्नल्स एंड सिस्टम डिटेल्ड कोर्स, हम जैसे डिटेल्ड कोर्स जब पढ़ लेते हैं तो हमें काफ़ी कुछ चीज़ें अपने आप समझ में आने लगती हैं। जैसे मैं ये सवाल बोलता हूँ ना कि आप विदिन फ्यू मिनट्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इट एक्चुअली ऐसे कि जब आप कंप्लीट कोर्स पढ़ लेते हैं तो सारी कुछ क्लियरिटी आपको मिलती है, देन आप इन सब चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। सो एनीवे, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जहाँ पर बात करेंगे किसी दूसरे सवाल की जो कि गेट में आया हुआ होगा। थैंक यू सो मच।